हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्टर्न आर्ट का ही मूवमेंट सिंबोलिज्म जिसको कहते हैं प्रतीकवाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी एक कला आंदोलन है। लास्ट हमने पोस्ट इम्प्रेशनिज्म पढ़ा, उसके बाद आर्ट नोवू के बारे में बताया। तो ही सिंबोलिज्म प्रतीकवाद कैसे चलन में आया वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नेट की एग्जाम आने वाली है। आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप इस पब्लिक ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। अब बात हम लोग करते हैं सिंबोलिज्म मतलब प्रतीकवाद। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे प्रतीकों का महत्व है, लेकिन इसका मतलब आप प्रतीक से ये मतलब मत ले जाना कि जैसे कि रियलिज्म में मैं आपको बोलती थी कि रियलिज्म से आप ये मतलब मत ले जाना कि जो रियलिस्टिक स्टाइल होती है हमारी वो रियलिज्म है। नहीं, यथार्थ को जो देख रहे हैं उसको चित्रण करना इज रियलिज्म। ठीक है, तो उसी प्रकार से प्रतीकवाद क्या कि किसी भी चीज को एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं बता के उसे किसी सिंबल के फॉर्म में। सिंबल का मतलब ये नहीं कि प्लस माइनस और क्या क्या होता है, ओम, ये इन सब ये प्रतीक नहीं बोल रहे हैं ना हम। साइन, इस तरह के साइन सिंबल नहीं। सिंबल मतलब किसी भी चीज को डायरेक्ट मतलब पूरा इलस्ट्रेट करने से अच्छा एक सिंबल के फॉर्म में आप अपनी बात पहुंचा दो, वो पेंटिंग है। ठीक है, तो अपन वो आगे पेंटिंग देखेंगे तो समझ में आएगी। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? फ्रांस में हुई। कोई भी आर्ट मूवमेंट है, दो चार पॉइंट्स उसके हमेशा याद रखना। सबसे पहले ये किस ईयर में आया, दूसरी चीज ये कहाँ आया, ठीक है, ये कब आया, ये कहाँ आया, तीसरी चीज क्यों आया, मतलब इसका पीछे क्यों या क्या, इसके पीछे का मतलब क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, थीम क्या है, और चौथी चीज कौन, मतलब कौन इसको लेके आया, कौन आर्टिस्ट इसमें। कोई भी आर्ट मूवमेंट से इनमें ये चार चीजें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, और बाकी जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो तो ये सबसे पहले कहाँ पे आया था? फ्रांस में आया था। कवि, पोएट, पेंटर्स, कवि मतलब चित्रकार हैं, स्वप्न और कल्पना जगत के अनुभव, जो भी उनको ड्रीम्स हैं, जो भी उनकी इमेजिनेशन है, जबकि हम बात कर रहे हैं जैसे कि हमने रोमांटिसिज्म से देखा था, है ना, एक इमेजिनेशन, एक फैंटेसी ड्रीम, जो हम आगे श्योरलिज्म में देखेंगे। तो वो चीजों को जो भी उनने अनुभव किया उनको उनने प्रतीकों, एक सिंबल के फॉर्म में बताया, ना कि वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड इलस्ट्रेट कर दिया। इलस्ट्रेट मतलब एक कहानी को बता देना, एक तरह से इलस्ट्रेशन बोलते हैं वो। यही डिफरेंस होता है पेंटिंग और इलस्ट्रेशन में, कि आप उस चीजों को खींचो मत। ठीक है, एक सिंबल के फॉर्म में उसको उनने बता दिया। इसके शुरुआती कलाकार पॉल गोगिन थे। वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉल गोगिन का संबंध सिंबोलिज्म से है, वो एक उसके प्यूनर माने जाते हैं। कहा है कि उन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया। तो पॉल गोगिन वही जिनको हमने पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा हो तो आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके उसको जरूर पढ़ें। ठीक है, आगे आगे यहाँ कलाकारों ने आकृतियों को, आर्थिक नहीं है ये, आंतरिक है ना। कोई भी आकृति है उसकी आंतरिक पीछे क्या अर्थ है, क्या महत्व है, उसको मेन माना है, उसकी इनर मीनिंग क्या है। ठीक, यहाँ समन्वयवादी कलाकृति मतलब एक बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिज्म ही, जैसे कि बहुत सारे रूपों को, चिन्हों को एक साथ यूज करने का उपयोग यहाँ पे इनने किया गया है। 1889 पे इंपॉर्टेंट है। प्रभाववादी और प्रतीकवादी दोनों की जॉइंट एग्जीबिशन हुआ था। कब हुआ था? 1889 में हुआ था। ठीक है, अब बोलते हैं प्रतीकवाद के मुख्य कलाकार कौन थे? मुख्य है ना, अपन वो देखेंगे, बर्नार्ड और रेडॉन। इनको बहुत अच्छे से याद रखना, एमिल बर्नार्ड और रेडॉन। एक क्वेश्चन भी आया था कि इनमें से कौन सिंबोलिस्ट नहीं है। उसमें एक नाम था अपने गॉगिन का, दूसरा नाम था बर्नार्ड का, मुझे वो नहीं पता कौन सा उसमें था, तीसरा नाम था रेडॉन का, और चौथा नाम कोई दूसरा था। तो वो वाला ही आंसर आपका सही था। ये तीनों आपके सिंबोलिस्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन से याद आ रहा है, क्या पता कौन सा था। रेडॉन। अब रेडॉन कौन है? मोने से ये बड़े थे। ठीक है, मोने है ना, क्लाउड मोनेट आपको पता है, इनसे बड़े थे, लेकिन इनने प्रभाववादी दल में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, इसलिए इनको सिंबोलिस्ट कहा जाता है। इनके जो कलाकृतियां हैं वो आइडियाज पे बेस्ड है, विचारों पे बेस्ड है, इसलिए भी उनको सिंबोलिस्ट कहा, क्योंकि अंदर की जो इनर मीनिंग है, इनर आइडियाज है, वो उस पे ध्यान देते थे। इन्होंने यथार्थ और स्वप्न के माध्यम से अज्ञात लोक, मतलब वो रियलिटी, वो वर्ल्ड जो कि अननोन है, उसको उनने खोज निकाला इन चीजों के माध्यम से।
इनने दो प्रकार की आकृतियां बनाई, एक तो प्रभाववादी से मिलती जुलती, लेकिन प्रभाववादी दल में कभी भी सम्मिलित नहीं हुए थे। ये दो चीजों का बहुत महत्व है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रभाववादी से मिलती जुलती इनको वो मिली थी। तो उसमें क्या आ गए, गुलदस्ते आ गए, पशु, स्टिल लाइफ, प्राकृतिक दृश्य, ये सब इसमें आपके आ गए। अब इम्प्रेशनिज्म में यही बनाया, कल्पनाशील विषय जैसे कि प्रेत, आतंक, जो इमेजिनेटिव विषय है ना, वो भी इसमें इनने बनाया। साइक्लोप्स, ऑयल ऑन बोर्ड फेमस पेंटिंग है। साइक्लोप्स क्या होते हैं सॉरी, एक आंख वाले जाइंट्स होते हैं, और यही ये जो पॉलीफेम्पस है वो एक आंख के जाइंट है, मतलब क्या बोलोगे उसको, प्रेत राक्षस जैसे टाइप, अजीब सी प्रवृत्ति के जो होते हैं, नॉट कॉमन, ठीक है। तो इनको इस तरह का जो हुआ था, उनको प्यार हो गया था, उनको लव हो गया था गैलेटिया से। गैलेटिया मतलब एक अप्सरा है, समुद्री अप्सरा है। तो ये उन्हीं के प्रेम प्रसंग को बताने के लिए पेंटिंग शो की गई है। इसमें देखो साइक्लॉप्स को, मतलब इस तरह का ऐसा भी नहीं रहता है, वो नॉर्मल एक आंख का के जाइंट्स रहते हैं, लेकिन उसको इस तरह से सिंबॉलिस्ट फॉर्म में उनको एक आंख बना के, और एक आंख उनकी नजर किधर है, ये रही गैलेटिया में, जिनने अपने आप को एक पहाड़ों से और सबको सिक्योर कर रखा है, ठीक है। तो उस चीज से इनका जो प्रेम प्रसंग है उसको शो कर रखा है, ठीक है। साइक्लॉप्स। अब आते हैं ब्लैक सन, ऑयल ऑन बोर्ड, ये भी रेडॉन का है, ठीक है। इसमें क्या है कि दो मनुष्य हैं जिनके फेस नहीं है, वो डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर से जो सन है, काला सन, वो उनको नीचे देख रहा है। तो वो उसको जो भी उनकी फीलिंग्स है, डेजर्ट फीलिंग्स के बारे में बताया गया है। ड्रीम वाटर कलर से, ठीक है। ड्रीम अभी अगर आके रोस्यू की भी पढ़ेंगे, उनकी ज्यादा फेमस है वैसे, बट ये वाटर कलर से ड्रीम रेडॉन ने भी बनाई है, ठीक है। इट्स सच अ क्रिएटिव पेंटिंग। डेनिस, मॉरिस डेनिस एक लेखक और चित्रकार दोनों थे। नाबी कला, अब नाबी कला मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। नाबीज आर्ट क्या, एक आर्ट ग्रुप था, इस मतलब जैसे मॉरिस डेनिस ने भी इसको आगे प्रचार किया, तो ये ग्रुप्स थे जिसने, जो कहाँ के फॉलोअर थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि नेबीज आर्टिस्ट कौन। तो नेबीज आर्टिस्ट जो हैं वो पॉल गोगिन के प्रिंसिपल्स को इन्हें फॉलो किया था, पॉल गोगिन के आर्ट स्टाइल को फॉलो करके उनने अपने आप को नाबीज कहा था, ठीक है। तो इसी नाबीज का प्रचार किसने किया था, इनने भी किया था। और इनकी कलाकारी मोस्टली फिगरेटिव नहीं, अलंकृतिक, मतलब ऑर्नामेंटेशन, डेकोरेटिव थी, ठीक है। वो थोड़ा सा उसमें अंतर हो जाता है। बर्नार्ड, बर्नार्ड कौन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिंबोलिस्ट हैं। इनकी कला पर जापानी कला, मतलब जापानीज आर्ट का प्रभाव आया था। इन्होंने घरेलू विषय जो डोमेस्टिक सब्जेक्ट्स हैं उनका बहुत अंकन किया था। इन्होंने ब्राइट कलर डॉट्स, जो कि कुछ कलर डॉट्स इम्प्रेशनिज्म हम बोलते हैं, न्यू इम्प्रेशनिज्म की जो चीजें थी आपने देखा होगा, उसमें भी कलर डॉट्स यूज किए हैं, हेनरी मैटाइस ने भी यूज किया है। तो उसी तरह से ब्राइट कलर डॉट्स यूज किए थे अपनी पेंटिंग में, जिससे कि वो मोजाइक का इफेक्ट दे, मणिकुट्टिम जिसको आप कहते हैं, बाइजेंटाइन में मणिकुट्टिम, उसका इफेक्ट मिले, ठीक है। तो यही है, इसी से जैसे फाओविज्म, फाओवादी लोग भी इंस्पायर्ड हुए थे ना, वही चीज है। इन्होंने अपनी आर्ट को अंतरंगवाद और अंतरंग परिचयवाद कहा, क्यों, क्योंकि वो सिंबॉलिस्ट थे, और वो मतलब इंटीमेटिज्म, जो अंदर की चीज है, अंदर का जो फीलिंग्स है, उसको उन्हें अपनी कला को भी उस चीज का नाम दिया था। विलॉर्ड ने भी बर्नार्ड की तरह अपनी कला को इंटीमाइज आर्ट कहा था, मींस अंतरंगवाद, ठीक है, अंतर से जो चीज होती है। यह विषय की वस्तु उनसे उदासीन रहकर रंग और अलंकरण में ही एक नए ढंग का अनुभव करता था, ठीक है। विषय वस्तु पे इतना ज्यादा नहीं देके और अपना दिमाग रंग और डेकोरेटिव चीजों पे किया करते थे, ठीक है। ऐसा वर्क इन लोग के कुछ ज्यादा जिसके नोटेबल थे, मैंने जैसे भी रेडॉन के बताया, रोस्यू के बता दूंगी, ठीक है। ये रोस्यू भी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, सिंबॉलिस्ट के। एक रविवारीय कलाकार हैं, संडे आर्टिस्ट जिनको कहते हैं, जो एक ऐसा नहीं प्रोफेशनली डेली अपना काम कर रहे हैं, बट हाँ शौकिया तौर पे जिसको बोलेंगे, वैसे उस तरह के थे। उनके जो आदिम आदिवासी प्रभाव था इनके, उसमें प्रिमिटिव अपन बोलेंगे, जो थोड़ा सा वो हो जाती है इसमें, अब मैं वो करती हूँ ना ट्रांसलेट, इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। यह निर्धन
थे, मतलब ज़्यादा रिच नहीं थे, पुअर थे और बहुत भोले थे। इनका भोलापन इनके चित्रों में भी दिखता था, ऐसा माना गया रोसियो के। बहुत भोले भाले थे। इनकी कृतियां बच्चों जैसी मानी जाती थी। बहुत लोग तो इनकी कृतियां देख के हंसते भी थे। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर चाइल्ड आर्ट माना जाता है उनके आर्ट को, उसी तरह से रोसियो के भी ऐसे बोलते थे कि बच्चों जैसी पेंटिंग की, और बहुत लोग इनके काम को देख के हंसते भी थे। एक लुहार के बेटे थे, ब्लैक स्मिथ के सन थे। इन्होंने कहीं भी कला शिक्षा प्राप्त नहीं की। ब्लैक स्मिथ के सन थे, निर्धन थे, तो ऐसे ज्यादा फॉर्मल आर्ट एजुकेशन उनने नहीं ली। लोग इन्हें टोल कीपर कहते थे। इनने 2 विवाह भी किए थे। फिर क्या है, इन्हीं के ही तत्वों का आगे चलकर अति यथार्थवाद, मतलब श्योरियलिज्म। मैं आपको यही बात करी। जैसे ये लोग सिंबॉलिस्ट हैं, तो मतलब इनको आप रिलेट काय से कर सकते हो, इनको आप रिलेट रोमांटिसिज्म से कर सकते हो। मतलब इनके एक तरह से प्रिंसिपल एक जैसे है ना, तो आप उसको रोमांटिसिज्म से भी कर सकते हो और आप इधर इसको श्योरियलिज्म से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आगे चल के इसी चीजों का उपयोग अति यथार्थवाद में हुआ, क्योंकि ड्रीम पे चलता है अति यथार्थवाद भी, इसलिए। 1908 में पिकासो ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पता होना चाहिए, इसी से पता चलता है कि रोसियो, क्यों मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत सरल थे, बहुत सीधे थे, वो इसलिए थे क्योंकि पिकासो ने क्या हुआ था, 1908 में इनके लिए एक फीस्ट, मतलब एक दावत का ऑर्गेनाइजेशन किया था, और उसमें जब वो उनके लिए, उनके सम्मान में भाषण कर रहे थे, तो रोसियो इतने सीधे थे कि उनको उस भाषण से भी नींद आ गई थी और वो सो गए थे। तो ये एक वो है कि वो कितने, उनका भोलापन उसमें दिखता है। 1910 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 50 से अधिक चित्र हरे रंग के बनाए। ठीक है, तो कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि रोसियो के मोस्टली चित्र या वो किस रंग के चित्र के लिए फेमस है, तो वो ग्रीन रंग के चित्रों के लिए फेमस है। और उन्हें जंगली चित्र भी बनाए, मतलब वो चित्रों को जंगल में, जैसे ये स्वप्न है उनका फेमस 1910 का ऑयल ऑन कैनवास। याग्विचा, उनने अपनी मिस्ट्रेस, जो मतलब उनकी वाइफ है, 2 विवाह की, उसको इसमें बिठाया है, लेकिन उनको ये टोटल जंगली सीन को दिया है और ग्रीन कलर भी इसमें प्राथमिक है, आपको दिख रहा है। तो ये एक रोसियो की फेमस पेंटिंग थी, इसलिए आपको बताई। अब आते हैं गुस्ताव क्लिम्ट। इनको हमने आर्ट नोवो में भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन कहा था कि सिंबॉलिज्म में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए बन गए हैं अभी क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन आया था इनके ऊपर। ठीक है, इनकी द किस के ऊपर, तो इसलिए क्योंकि उन पे आ जाता है तो आर्टिस्ट के लिए भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि वो कहाँ के हैं, तो वो ऑस्ट्रिया, बाumgarten में जन्म हुआ है, और ऑस्ट्रिया मतलब बाumgarten में ही है, वहां के हैं ये। अपनी पेंटिंग, म्यूरल्स और स्केचेस के लिए ये जाने जाते हैं। इनका काम मोस्टली इरोटिसिज्म, मतलब कि बोलेंगे कामुकता से रिलेटेड, जो कि किसिंग सीन्स हैं और इस तरह से फीमेल बॉडी, है ना, ये सब प्राइमरी सब्जेक्ट इनके पेंटिंग के थे। ये जापानीज कला से, जैसे कि बर्नार्ड की बात कर रहे थे, वैसे ही इनकी बात करें कि जापानीज कला से प्रभावित थे। ये वियना सक्सेशन ग्रुप इनके फाउंडर थे। ठीक है, जो आप अगर अपन जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट को विलियम मोरिस से कनेक्ट करते हैं, है ना, उसी तरह से ये इनको आप कहाँ से करेंगे, वियना सक्सेशन ग्रुप से कनेक्ट करेंगे। इफ समवन समटाइम अगर कुछ आ जाए तो आप इसका ध्यान रखना। जूडिथ बनाया था। जूडिथ इज अ सीरीज, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट है और ये सेकंड ऐसा कुछ है, तो ये ऑयल ऑन कैनवास इनने बनाया था। एक स्पेशलिटी ये थी कि ओरिजिनल गोल्ड लीव्स यूज करते थे। ठीक है, इट इज ओरिजिनल गोल्ड लीव्स इन हिज पेंटिंग। ये फेमस आ गया आपका द किस, 1907-8 यही पेंटिंग आया था। क्या है ये, ऑयल ऑन कैनवास है ना, और गोल्डन लीव्स प्लेटेट्स की यूज हुई हुई है। और लेकिन ये जो है ये एक सिंबॉलिस्ट स्टाइल नहीं है, ये आर्ट नोवो स्टाइल में इन्हें बनाई थी। ठीक है, ये आर्ट नोवो स्टाइल की है इनकी, और क्योंकि डेकोरेटिव ऑर्नामेंटेशन आपको दिख रहा है ना, ये उस स्टाइल में इनकी पेंटिंग बनी थी। ठीक है, तो ये था आपका सिंबॉलिस्ट। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता सिंबॉलिज्म में हमको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है। अब अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे आपसे फॉविज्म के साथ। फाववाद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हेनरी मैटाइस मतलब दम रखते हैं अपने आप में, क्योंकि बोलते हैं कि मॉडर्निस्ट जो मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट मॉडर्न पेंटर हैं, जो कि पिकासो और मैटाइस को माना जाता है, तो उसमें एक मैटाइस आएगा, तो ऑब्वियसली फॉविज्म थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जल्द ही आपसे फॉविज्म मिलेंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहो। आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। जो भी डाउट हो आप एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।